हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 63। वंश निशी को साथ लेकर घर के लिए निकल गया। निशी ने उसका जैकेट पहना था, लेकिन उसे अभी भी ठंड लग रही थी। वंश कुछ गुनगुनाते हुए बाइक चला रहा था। निशी ने सुना तो कहा, तुम चाहो तो जोर से गा सकते हो, वैसे तुम इतना बुरा भी नहीं गाते। हाँ, किसने कहा मैं बुरा गाता हूँ? मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, वंश ने कहा। अच्छा, तो फिर गाकर सुनाओ। कोई गाना तुम्हारा फेवरेट होगा ना, तुम वो गाओ। निशी ने एकदम से वंश के कंधे पर हाथ मारकर कहा। वंश ने ब्रेक लगाया। निशी लगभग उस पर आ गिरी तो वंश ने कहा, ए, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो क्या? नहीं, मैं तो बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज गाओ ना, निशी ने मासूम बनते हुए कहा। तो वंश पिघल गया और बाइक स्टार्ट करके कहा, रिक्वेस्ट है तो फिर ठीक है, वैसे मुझे भी किसी के ऑर्डर मानना पसंद नहीं, सिवाय मुन्ना के। मैं जानती हूँ तुम मुन्ना भैया से बहुत प्यार करते हो। अच्छा, आप सुनाओ ना, और बताओ तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है? क्यों ना तुम मुझे वही गाकर सुनाओ, निशी ने खुश होकर कहा। मेरा फेवरेट गाना? लेकिन मैं गाऊंगा नहीं, वंश ने कहा। हैं, ये क्या बात हुई? इतना प्यारा गाना है, तुम क्यों नहीं गाओगे? और अभी कुछ देर पहले तुम यही गुनगुना रहे थे, है ना? निशी ने कहा। हाँ, लेकिन मैं नहीं गाऊंगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ और सुना सकता हूँ, लेकिन ये नहीं, वंश ने सीरियस होकर कहा। पर क्यों? एक मिनट, क्या इस गाने से तुम्हारा कोई पास जुड़ा है? इसका मतलब तुम्हारा पहले भी कहीं चक्कर चल चुका है, इसलिए तुम ये गाना नहीं गा रहे हो। कहीं तुम्हें उसकी याद तो नहीं आने लगी? निशी ने अपनी तरफ से कोई कहानी बनाकर सुनाते हुए कहा। वंश ने सुना तो उसने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरा किसी से चक्कर क्यों चलेगा? इनफैक्ट मेरा तुमसे भी कोई चक्कर नहीं चल रहा, वंश ने चिढ़ते हुए कहा। तो फिर तुम मुझे ये गाना क्यों नहीं सुना सकते? ऐसा क्या है इस गाने में? निशी ने लगभग चिढ़ते हुए कहा। वंश मुस्कुराया, जो कि निशी को बाइक के मिरर में साफ दिखाई दे रहा था, और उसने कहा, क्योंकि मैं ये गाना उस लड़की के लिए गाना चाहता हूं जिससे मुझे प्यार होगा। मतलब तुम्हें अभी तक मुझसे प्यार नहीं हुआ? निशी ने एकदम से कहा। क्या? वंश ने चौंक कर कहा। मेरा मतलब, क्या तुम्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ है? निशी ने तुरंत अपनी बात बदल कर कहा। नहीं, इनफैक्ट अटैचमेंट बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसा वाला प्यार किसी से नहीं जिसके लिए मैंने ये गाना गा सकूं। और तुम चाहती हो मैं ये गाना तुम्हारे लिए गाऊं? कभी नहीं। मेरा पहला किस ऑलरेडी तुम बर्बाद कर चुकी हो। अब ये फीलिंग मैं बिल्कुल बर्बाद करना नहीं चाहता। ये मैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए गाऊंगा जो मेरे दिल पर राज करेगी, वंश ने मुंह बनाकर कहा। निशी ने सुना तो बेचारी मायूस हो गई, लेकिन वंश की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा भी आया। उसने गुस्से से कहा, इसलिए उसने वंश की पीठ पर मुक्के जड़ दिए। मारा क्यों? वंश ने कहा। तुम रॉन्ग साइड जा रहे हो, निशी ने कहा। वंश ने बाइक रोकी और देखा कि निशी से बातें करते हुए वह गलत साइड में चला आया है, यानी घर से उल्टा और पहले से भी ज्यादा दूर। उसने बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वंश ने 1-2 बार कोशिश की, लेकिन बाइक तो जैसे जाम ही हो चुकी थी। वंश ने निशी से नीचे उतरने को कहा और खुद भी उतर गया। उसने 1-2 बार और कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इस बाइक को भी अभी बंद होना था, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, वंश ने निशी को देखकर कहा। मेरी वजह से? ओह रियली? तुमने अपनी गलतियां दूसरों पर डालने का क्या ठेका ले लिया है? क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ आता नहीं है? बाइक तुम चला रहे थे, मैं नहीं, निशी ने तनते हुए कहा। हाँ, मेरी गलती है। इतनी रात में मैं तुम्हारे साथ बाहर आया, मैं भूल गया था ना कि मैं निशी को नहीं बल्कि द प्रॉब्लम को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। इस तरफ तो कोई ऑटो भी नहीं आता, वंश ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मैं घर पर फोन करके किसी को बुला लेती हूँ, कहते हुए निशी ने जैसे ही अपना फोन निकाला, वंश ने उसके हाथ से फोन लेकर कहा, क्या कर रही हो? तुम चाहती हो इतनी रात में घर वाले यहाँ हमें एक साथ देखें? मेरे माँ पापा कूल है, उन्हें मैं समझा दूंगा,
लेकिन तुम्हारे उस हिटलर बाप को कौन समझाएगा? क्या तुमने मेरे पापा को फिर से हिटलर कहा? तुम्हें तो मैं। कहते हुए निशी जैसे ही वंश की तरफ बढ़ी, उसका पैर उलझा। वह गिरती से पहले वंश ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। निशी घबराई हुई सी उसकी आंखों में देखने लगी। जैसे ही वंश की आंखें निशी की आंखों से मिली, उसका दिल धड़कने लगा। वह निशी को अपनी बाहों में थामे बस एक टक उसे देखता रहा। अरे अरे बिटिया, आराम से, जे लो, हो गवा कल्याण, मुरारी ने कहा जब आगे बैठी गौरी की स्कूटी हिलते डुलते एकदम से सड़क के बीचों बीच रुक गई। गौरी ने स्कूटी को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन नहीं हुई। मुरारी नीचे उतरा, गौरी भी नीचे उतरी और स्कूटी स्टार्ट की, लेकिन एक बार स्कूटी बंद हुई तो फिर चालू नहीं हो पाई। गुस्से में आकर गौरी ने टायर को जोर से एक लात मारी और कहा, हाँ, इसे भी अभी बंद होना था। मुरारी ने देखा तो गौरी को रोकते हुए कहा, अरे क्या कर रही हो, हटो, हमें देखने दो। ई लो, इमा तो पेट्रोल ही नहीं है, मुरारी ने चेक करते हुए कहा। गौरी ने सुना तो झेंपते हुए कहा, लगता है मैं भरवाना भूल गई, बट डोंट वरी, यहीं पास में एक पेट्रोल पंप है, हम लोग वहां चलते हैं। मुरारी ने देखा गौरी उस बंद पड़ी स्कूटी को पैदल ही घसीटना चाह रही थी, तो उसने कहा, लाओ जे हम लेकर चलते हैं। अरे नहीं, मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ, मैं लेकर चलती हूँ, गौरी ने कहा। कोई बात नहीं, हमें आदत है, जब तुम्हारी उम्र के थे ना तब कितनी ही बार अपनी बंद कटरीना को घर लेकर गए हैं। मुरारी ने स्कूटी के दोनों हैंडल पकड़कर गौरी के साथ चलते हुए कहा, कैटरीना आपके साथ रहती थी, इसीलिए बेचारा सलमान खान अभी तक कंवारा है, गौरी ने कहा। अरे वो कटरीना नहीं, हम हमारी बाइक की बात कर रहे हैं, ओ का नाम भी कटरीना है, मुरारी ने कहा। तो गौरी झेंप गई और कहा, सॉरी, मैं कुछ और ही समझ रही थी। कोई बात नहीं, कटरीना बहुत साल रही हमारे साथ, अभी भी घर में है, बस अब कम चलाते हैं उसे। एक मिनट, ओ वंशवा है का? पर जितनी रात में हिया का कर रहा है, वो भी लड़की के साथ? गौरी को अपनी बाइक के बारे में बताते बताते मुरारी की नजर एकदम से वंश पर पड़ी। वंश भी अपनी बाइक और निशी के साथ उसी रास्ते पर खड़ा था जहां से गौरी और मुरारी गुजर रहे थे, लेकिन हल्का अंधेरा होने की वजह से मुरारी निशी का चेहरा नहीं देख पाया, पर लड़की के साथ खड़ा वंश उसे थोड़ा थोड़ा नजर आया। गौरी ने मुरारी के मुंह से वंश का नाम सुना तो इधर उधर देखा। कुछ ही दूर खड़े निशी और वंश उसे दिखाई दिए तो वह भी हैरान रह गई, लेकिन मुरारी के सामने अनजान बनते हुए कहा, अरे नहीं अंकल, वो वंश कैसे हो सकता है, वंश तो घर में घोड़े बेचकर सो रहा है, मैं खुद देख कर आई हूँ। हाँ, आप चलिए ना यहाँ से, वैसे भी ये चोर चक्कों का इलाका है, यहाँ ज्यादा रुकना सेफ नहीं है। गौरी मुरारी को लेकर जल्दी जल्दी वहां से निकलना चाहती थी ताकि मुरारी वंश और निशी को साथ में ना देखे। ओह शिट, गौरी और मुरारी चाचा यहाँ क्या कर रहे हैं? गौरी को तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मुरारी चाचा ने हम दोनों को साथ देख लिया तो वो तो मेरी पीपटी ही बजा देंगे और पूरे खानदान के सामने मेरे पर्चे छाप देंगे। क्या करूं, भाग भी नहीं सकता, अगर भागा और उन्होंने मुझे देख लिया तो। वंश ने परेशानी भरे स्वर में कहा। निशी ने वंश के मुंह से मुरारी का नाम सुना तो पलट कर देखा। सामने से मुरारी को आते देखकर वह वंश की तरफ पलटी और कहा, मुरारी अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बारात में आए हैं, वंश ने झुंझलाकर कहा। मतलब? निशी ने कहा। अरे मुझे क्या पता होगा, मैं भी तो तुम्हारे साथ यहीं खड़ा हूं, और आए भी हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? अगर उन्होंने हम दोनों को साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वंश ने कहा। अगर पापा को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे, प्लीज मुझे छुपा लो, निशी ने पैर पटकते हुए कहा। लेकिन मैं क्या करूं, कहां छुपाऊं? वंश ने भी इधर उधर देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं था जहां वंश और निशी छुप सके। निशी ने देखा मुरारी और गौरी करीब आ रहे हैं तो उसने वंश से कहा, प्लीज कुछ भी करो लेकिन मुझे छुपाओ। अब तो इनसे बचने का एक ही तरीका है, वंश ने सोचते हुए कहा। क्या? निशी ने पूछा। आई एम सॉरी, वंश ने कहा। मतलब?
निशी ने कहा और वह आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही वंश ने निशी के करीब आकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और अपने होठों को निशी के होठों से छू दिया, जिससे उन दोनों का आधा चेहरा कवर हो गया। निशी कुछ समझ ही नहीं पाई, उसकी धड़कनें जैसे कुछ पल के लिए रुक गई हो। वह आंखें फाड़े वंश को देखे जा रही थी और वंश अपनी आंखें मूंदे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुरारी उसे निशी के साथ ना देखे। मुरारी और गौरी जैसे ही उन दोनों के सामने से गुजरे, मुरारी ये नजारा देखकर शर्मा गया और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, आजकल के लड़के लड़कियों में जरा भी शर्म नहीं है। गौरी बिटिया चलो यहां से। गौरी मुरारी के साथ आगे बढ़ गई और कहा, देखा अंकल, मैंने कहा था ना ये वंश नहीं हो सकता। सही कहा, चलो चलते हैं, मुरारी ने कहा और गौरी के साथ आगे बढ़ गया। मुरारी के जाने के बाद वंश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा गौरी और मुरारी वहां से जा चुके हैं, तो वह निशी से दूर हटा और कहा, हाँ, अच्छा हुआ वो लोग चले गए। निशी अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। वंश के नाजुक होठों का एहसास उसे अभी भी महसूस हो रहा था। वंश ने निशी के चेहरे के सामने हाथ हिलाया तो निशी की तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वंश ने आज उसे फिर किस किया है, तो उसने वंश को मारते हुए कहा, तुमने मुझे एक बार फिर किस किया, ये दूसरी बार था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अरे लेकिन मैं और क्या करता, तुमने ही कहा था मुझे छुपाओ, और उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पहले ही तुम्हें सॉरी बोला था। वंश ने निशी से बचते हुए कहा, हाँ मतलब सॉरी बोलकर तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगे। निशी ने गुस्से से कहा, निशी क्या बोल रही हो, मानता हूं मैं तुम्हें परेशान करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में इतना गलत भी नहीं सोचता। आई एम सॉरी, वंश ने गंभीरता से कहा। निशी को एहसास हुआ कि गुस्से गुस्से में वह कुछ ज्यादा ही बोल गई। निशी को खामोश देखकर वंश ने कहा, यहां से चलते हैं, शायद आगे कोई हेल्प मिल जाए। निशी ने कुछ नहीं कहा, बस हामी में गर्दन हिला दी और वंश के साथ साथ चल पड़ी। दोनों खामोशी से चले जा रहे थे। कबीर हॉस्पिटल से घर आ चुका था और पहले से ठीक था, लेकिन हाथ में प्लास्टर बंधा था और सर पर भी कुछ पट्टियां बंधी थी। वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था कि तभी बाहर का शोर सुनकर उसकी आंखें खुली। कबीर ने समझने की कोशिश की और फिर उसके चेहरे पर मायूसी के भाव तैर गए, क्योंकि पिछले कई सालों से ये तमाशा वह रोज देखते आ रहा था। कबीर उठकर बैठ गया। कुछ देर बाद कबीर की माँ कमरे में आई। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर कबीर समझ गया और कहा, आज पापा फिर शराब पीकर आए हैं ना माँ। कबीर, तुम तो जानते हो ना, उनका काम ही ऐसा है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। कबीर की माँ ने अंदर आते हुए कहा, माँ आप कब तक पापा की गलतियों पर यूं ही पर्दा डालती रहेंगी। कबीर ने उदास होकर कहा। कबीर की माँ उसके पास आई और उसके बगल में बैठते हुए कहा, ऐसा नहीं है कबीर, मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। मैं चाहूं भी तो इस बात का विरोध नहीं कर सकती। मैंने इसी को अपनी नियति मान लिया है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हारे भविष्य की चिंता है। धोखे और बेईमानी की दौलत से मैं अपना भविष्य नहीं बनाना चाहता माँ, आप जानती भी है पापा। कबीर ने जैसे ही कहा, उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे आगे बोलने से रोक दिया और कहा, नहीं कबीर, इस राज को राज ही रहने दो। अगर उन्हें पता चला कि तुम उनका सच जानते हो तो कहीं वो, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम कसम खाओ मेरी सर की कि तुम कभी उनसे ये सवाल नहीं करोगे। कसम खाओ, तुम्हें मेरी कसम है कबीर, तुम कभी अपने पापा से उनके काम के बारे में नहीं पूछोगे। तुम कभी उनके काम के बीच नहीं आओगे। कबीर ने सुना तो हामी में अपनी गर्दन हिला दी और अपना सर उनकी गोद में रखकर लेट गया। वे कबीर का सर सहलाने लगी और कबीर गहरी सोच में डूब गया। तो दोस्तों, आखिर वो क्या राज था जो कबीर और उसकी माँ विक्रम के बारे में जानते थे। अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ।